हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई सैंपल पेपर 5 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11, ए गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर दिखाया हुआ ये भी डायग्राम है, ए बी डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स है बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस ACB एंड ADB। एक ही रास्ता है और दूसरा ADB, ये रास्ता है A टू B जाने के लिए। When the path ACB is used, इस ACB पाथ में क्या हो रहा है, 60 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, मतलब डेल्टा क्यू जो है प्लस 60। यदि हीट सिस्टम में फ्लो कर रहा है तो उसको प्लस में लिखते हैं। एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन कितना हुआ है 30 जूल। ओके, if path ADB is taken, नेक्स्ट काम है ADB पाथ लेना। यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, वर्क डन है 10 जूल। द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम इन ADB इज, ये हीट फ्लो कितना है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट में देखते हैं ACB पाथ में डेल क्यू दिया हुआ है, डेल डब्ल्यू दिया हुआ है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखें तो डेल क्यू क्या होता है, जो भी हीट सप्लाई किया जाता है सिस्टम को वो दो काम करता है, एक तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और दूसरा वर्क डन करता है। ये दो क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है, तो डेल डब्ल्यू यहाँ से डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो निकल गया, कितना डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे बैठा देते हैं वैल्यू 60 माइनस 30, तो 30 जूल आ गया। और डेल यू क्या है, डेल यू है एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस एनर्जी एट पॉइंट यू, इसको लिख सकते हैं UB माइनस UA, यही डेल यू है। यहां पर चले फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही लगाएं तो क्या होगा, एग्जैक्ट पहले की तरह करेंगे तो डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और ये डेल यू कितना है, इस जो सेकंड पाथ है इसमें भी वही था ना, UB माइनस UA। कहने के मतलब है जो दो पॉइंट के बीच में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, चाहे ACB जाए ADB जाए, डायरेक्ट A टू B जाए, या इधर से घूम फिर के किसी भी तरीके से यहाँ पर जाए। ये जो डेल यू है A टू B वो हमेशा सेम रहेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वो डेल क्यू और डेल डब्ल्यू वो पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन डेल यू ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो NCV डेल्टा T बोले तो ये जो है केवल टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, चेंज इन टेम्परेचर जो है उस पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ों और बाकी और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो पाथ इंडिपेंडेंट है। ये वैल्यू वही होगा जो यहाँ पर हमने निकाला है 30 जूल, और डेल डब्ल्यू दिया हुआ है 10 जूल, तो कितना आ गया, ये पहले ही निकाल लिए हैं 30 जूल और ये 10 जूल, सब मिला के 40 जूल। ये आपका आंसर है 40 जूल, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें बस यही देखना था, यही कंसेप्ट याद रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल स्टेट पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसको या तो आप ऐसे याद रखिए NCV डेल्टा T, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यदि आप यहाँ पर गैस लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, NCV ये TB माइनस T है ना, TB की जगह लिख सकते हैं आप NCV कितना लिख सकते हैं PV बाय NR, यहाँ पर PV बाय NR, और ये B यहाँ B पॉइंट के लिए है, ये B पॉइंट के लिए, ये A पॉइंट के लिए, A पॉइंट के लिए, N चला गया, CV बाय R, PB VB माइनस PAB है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि केवल B और A के जो स्टेट पॉइंट्स है उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ
पर डिपेंड नहीं करता है, किस तरह से ए टू बी पहुंचा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है एसीबी पाथ दिया है उसमें दो चीजें दिया हुआ है, एक हीट सप्लाई टू द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, ये दोनों दे दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पता चल गया, उसको यूज कर लेंगे। सेकंड जो स्टेटमेंट है एडीबी पाथ जो है सेकंड पाथ में वो हमें पता हो गया, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, इसमें हम उसको यूज कर लेंगे। और डेल डब्ल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो पूछा जो है क्वेश्चन कि डेल क्यू कितना है, सप्लाई हीट सप्लाई टू द सिस्टम वो कितना है, वो 40 जूल आ गया। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो, हम एक यहां पर जो है सो इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ए बी सी डी। हम एक पूरा साइक्लिक कंसीडर साइक्लिक प्रोसेस, ए सी बी डी ए, ये जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस है इसमें कंसीडर हम करते हैं। अब देखिए जहां से शुरुआत चलना शुरू किया वहीं पर आकर फिर वापस में पहुंच गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तो डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और डेल यू यहाँ पर 0 है तो ये हो गया केवल डेल डब्ल्यू। तो हम सबको लिखते चले जाते हैं, डेल क्यू एसी में कितना है, एसीबी में कितना है, प्लस एसीबी का दिया है, एसी और सीबी का अलग अलग नहीं दिया है, डेल क्यू एसीबी और फिर बीडीए इक्वल टू डेल डब्ल्यू के लिए भी ऐसे लिखेंगे, डेल डब्ल्यू एसीबी प्लस डेल डब्ल्यू बीडीए। अब यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एसीबी, यहां पर बीडीए जो है इसको हम बीडीए जो लिखे हुए हैं इसको लिख सकते हैं माइनस एडीबी, माइनस एडीबी, इसको हटा देते हैं। माइनस ए डीबी, जस्ट पाथ चेंज कर दिए तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर जो है वहां यहां पर भी वही होगा, बीडीए की जगह एडीबी और ए डब्ल्यू एसीबी, डेल डब्ल्यू एसीबी, सबका वैल्यू रखते हैं। क्वेश्चन में देख लीजिए एसीबी दिया हुआ था, पहले जाकर देखते हैं, एसीबी दिया हुआ था, ये डेल क्यू 60 और डेल डब्ल्यू 30, ये दिया हुआ था 60 और ये दिया हुआ था एसीबी में 30। जो सेकंड पाथ है उसमें डेल डब्ल्यू केवल दिया है, डेल क्यू पूछा है। सेकंड पाथ में ये जो है इसमें डेल डब्ल्यू दिया है, डेल डब्ल्यू नहीं लिखे ढंग से, तो यहाँ 10 हम इसको लिख दिए। और ये जो है हमसे पूछा गया कि एटीपी पाथ जो है उसमें कितना हीट सप्लाई किया जाएगा सिस्टम को, एडीबी पाथ में हीट सप्लाई कितना किया जाएगा सिस्टम को, तो यहां से एडीबी हम निकल जाएगा 60 माइनस 30 प्लस 10 एग्जैक्टली सेम 40 जूल। तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द शोन पीवी डायग्राम, ये पीवी डायग्राम है, रिप्रेजेंट्स द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन। एक इंजन है, इंजन में क्या होता है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है और ये इंजन है। इंजन क्या करता है, कुछ ड्रॉ करता है हीट सोर्स से और उसको ड्रॉ करके कुछ काम करता है
और जो बाकी जो बच जाता है उसको सिंक को रिटर्न करता है। यही काम करता है इंजन। तो यहाँ पर जो है एक थर्मोडायनेमिक साइकिल दिया हुआ है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है उसको दिखा रहा है। ऑपरेटिंग विथ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ओके, यहाँ ये इंजन जो है, यहाँ पर एक सिस्टम होता है। इंजन में क्या रहता है, कुछ तो सिस्टम रहता है। यहाँ पर जो गैस है मोनोएटॉमिक गैस है। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन ए सिंगल साइकिल, ये साइकिल है ABCD, एक साइकिल हो गया। इसमें 4 प्रोसेसेस दिखाए हुए हैं, ठीक है। और 2 प्रोसेसेस में ये हीट जो सोर्स से ले रहा है और 2 प्रोसेसेस में ये सिंक को दे रहा है। तो वो पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, ये Q1 जो है ये एक्चुअली जो है सो 2 प्रोसेसेस है। एक इसमें देखना होगा कि कौन कौन है, Q प्राइम प्लस Q डबल प्राइम, 2 प्रोसेसेस जो है उसमें वो हीट इस सोर्स से लेता है। और ये जो है सो इसको कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 2 प्रोसेस में इसको इस हीट इसमें देता है। तो हमें पता करना है कि Q1 कितना है। और ये Q1 यहाँ पर सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं Q1 देख रहे हैं कि ये जो Q1 हीट है उस सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है। और सिस्टम को जो हीट सप्लाई किया जाता है वो हम होता है पॉजिटिव, और सिस्टम से जो ड्रॉ किया जाता है वो ये वाला हीट सिंक को जो जा रहा है वो होता है नेगेटिव। यहाँ सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है हीट, और उससे वो क्या करता है, उससे वर्क डन करता है, और उससे वो अपना इंटरनल एनर्जी भी चेंज करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन से, तो अब हमें ये कैसे पता करें कि किस ये 4 प्रोसेस में से ये सोर्स से हीट ले रहा है। तो वो हमें पता करना पड़ेगा। और नहीं, यदि हम उसको पता करना चाहें तो एक एक करके सब में निकाल लीजिए कि A to B प्रोसेस में कितना हीट सिस्टम ने सोर्स से लिया है, माने कि सिस्टम को दिया गया है हीट या नहीं। BC में देखिए सिस्टम को हीट दिया गया है कि नहीं, CD में देखिए सिस्टम को हीट दिया गया है कि नहीं। AD में निकालिए, अपने Q जहाँ जहाँ पॉजिटिव आएगा उसको लेके फिर बाद में ऐड कर लेंगे। 2 जगह पॉजिटिव 2 जगह नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ऐड कर लेंगे। लेकिन इससे टाइम बहुत बर्बाद होगा। क्या है कि आप सारे प्रोसेसेस में इसको जो है सो निकाल रहे हैं। सारे प्रोसेसेस में आप इसको निकाल के टाइम अपना बर्बाद करेंगे। उससे अच्छा ये है कि पहले जान लीजिए कि कहाँ कहाँ पे ये सिस्टम को हीट सप्लाई हो रहा है। यहाँ इसको देख के तो देखिए ये डेल क्यू, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यही होता है। इसको पॉजिटिव होने के लिए कौन कौन सा पॉसिबल है सिचुएशन। डेल क्यू पॉजिटिव होगा यदि ये दोनों ही पॉजिटिव है। पहला केस, पहला सिचुएशन है कि ये दोनों ही पॉजिटिव है। दूसरा केस, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर वर्क डन 0 है। उसको पहले लिख लेते हैं। वर्क डन 0 हो सकता है, देख रहे हैं यहाँ पर वर्क डन 0 है, यहाँ पर वर्क डन 0 है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। उस केस में यदि वर्क डन 0 हो गया है तो डेल क्यू का पॉजिटिव होने के लिए डेल डब्ल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। हम केवल उन प्रोसेस को देखेंगे जिसमें डेल डब्ल्यू पॉजिटिव है और यदि डेल यू पॉजिटिव है। डेल यू पॉजिटिव है और जहां डेल डब्ल्यू 0 है वहां पर डेल यू लिखना पड़ेगा, डेल यू पॉजिटिव। तो हम उस प्रोसेस को नहीं देखेंगे जिसमें डेल डब्ल्यू, यही दोनों देखेंगे केवल बस। तो अब हम पर चूज करते हैं कौन कौन सा देखना चाहिए हमें। एबी में क्या है, वर्क डन 0 है, ये वाला प्रोसेस चलेगा। डेल यू पॉजिटिव है नेगेटिव, यहां से यहां पर जब जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। आप बोलोगे हम कैसे बता सकते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर समय नहीं देखना है, हमें एक्चुअली इंटरनल एनर्जी देखना है। इंटरनल एनर्जी कितना होता है, ये NCV डेल टी होता है, राइट।
और इसको हम लिख सकते हैं NCB, अभी कुछ देर पहले लिखे थे लास्ट क्वेश्चन में, ये डेल टी को लिख सकते हैं TB माइनस TA, और ये गैस लॉ यहाँ पर लगा दें PV इक्वल टू nRT, उससे TB निकालें तो ये आ जाएगा NCB PB VB बाय NR माइनस PA VA बाय NR, और सब मिला के यहाँ लिख देते हैं, वो हो जाएगा CV बाय R PB VB माइनस PA VA, राइट। ये है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखिए PB फाइनल जो पॉइंट है उसका प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इनिशियल पॉइंट से ज़्यादा है, तब ये एनर्जी डेल यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए ये PB का कितना है, P टाइम्स V, 2P0 और 1P0, 2P0 V0 हुआ, और यहाँ पर जस्ट P0 V0 हुआ, तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब चलेगा यहाँ पर डेल यू पॉजिटिव है, तो ये चलेगा क्योंकि डेल डब्ल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन डेल यू पॉजिटिव है, तो ये हमें देगा डेल क्यू जो है कि पॉजिटिव है। सेकेंड BC में देखते हैं, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, सो पॉजिटिव है, ये वाला वर्क डन पॉजिटिव है। अब डेल डब्ल्यू पॉजिटिव है या नहीं वो देखिए, यहाँ पर फिर इसी तरह से ये PC VC माइनस PB VC, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इस पॉइंट पर माइनस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इस पॉइंट पर। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है सो 4P V0 है, और यहाँ पर है 2P V0, इसका मतलब ये बढ़ गया, तो यहाँ पर भी Q पॉजिटिव आया है। ये दोनों ही प्रोसेस में वो हीट क्या करेगा, सिस्टम से को सप्लाई क्या कर रहा है, कहाँ से, सोर्स से लेकर। और इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है सो वर्क डन 0 है, ये वाला है, डेल यू को देखिए केवल। अब यहाँ पर जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कितना हुआ, 2P0 V0, और यहाँ पर 4P0 V0, घट गया, यहाँ भी आप देखेंगे घट जाएगा, ये डेल यू घट गया है, और यहाँ वो वर्क डन भी निगेटिव है, वर्क डन को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और दोनों का ये सम देखने के बाद पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इतना ये वैल्यू जो है सो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप कह सकते हो कि हो सकता है इस केस में जैसे कि यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है, तो डेल यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर डेल यू जो है वो भी नेगेटिव है। अब देख लीजिए यहाँ पर है 2P0 V0, और यहाँ पर है 1P0 V0, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो डेल क्यू तो नेगेटिव ही होगा ना, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया वो कितना आया, जो सिस्टम ले रहा है सोर्स से हीट वो है डेल क्यू इन प्रोसेस AB और BC। AB में कितना हीट लिया, बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, दोनों में अलग अलग, डेल यू AB एंड डेल W AB, और यहाँ पर डेल U BC डेल W BC। डेल U BC कितना है, BC पहले देखते हैं, डेल U BC यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, NCV यहाँ पर लिखे हुए हैं कहीं, CB बाय R, CB बाय R, और P टाइम्स V का प्रोडक्ट C और B पर, यहाँ पर 4P V0 है, यहाँ पर 2P V0 है, 4P0 V0 माइनस 2P0 V0, ओके, ये तो BC हुआ, और वर्क डन BC में, ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ BC में, और वर्क डन BC में, वर्क डन प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो सिंपली प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन वॉल्यूम से, प्रेशर है 2P0
और चेंज इन वॉल्यूम है वो लिख देते हैं, प्रेशर है 2P0 और चेंज इन वॉल्यूम है इतना, V0 से 2V0 गया था, BC में वॉल्यूम V0 से 2V0 गया है। और ये पहला वाला चेंज इन इंटरनल एनर्जी AB का यही फार्मूला यहां पर दिया आएगा, CB/R। और देखिए यहाँ पर कितना इसका प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, यहाँ पर है कितना 2P0 V0 और यहाँ पर कितना है 1P0 V0, 2P0 V0 माइनस 1P0 V0। और ये वर्क डन शायद 0 है, हाँ वॉल्यूम ही नहीं चेंज हुआ तो 0 हो गया। तो ये हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं, CB/R एक तो P0 V0, इधर हुआ CB/R 2P0 V0 और ये इधर भी है एक तो V0 हुआ और 2P0 V0, इतना आपका पूरा हुआ। अब CB की वैल्यू रखना पड़ेगा, मोनोटॉमिक गैस बोला, सिस्टम है मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस के लिए CB कितना होता है, CB होता है 3R, CB होता है F/2R, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोनोटॉमिक गैस के लिए ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3/2R। तो यहाँ पर CB की जगह 3/2R लिखना पड़ेगा, P0 V0 3/2R लिख दिए, 2P0 V0 और ये 2P0 V0 है। सबको सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आता है, ये आता है ये 1.5 हो गया और ये 3 हो गया 4.5 और 2 6.5, ये 1.5 हो गया, ये 2 कट के तो 3 हो गया और 2 3 2 5 6 6.5, ये हो गया आपका आंसर 13/2, 13/2 ऑप्शन नंबर 2। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो एक बार फिर समराइज कर देते हैं। इसको बनाने के लिए आप ऐसे कीजिए कि हर एक जो प्रोसेस यहाँ चारों दिख रहे हैं BPC CDDA में जा करके आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइए। यहाँ पर जो वर्क डन हुआ, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐसे निकाल लेते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है NCV/ΔT, क्योंकि U होता है NCV/T, तो यहाँ पर डेल्टा लगा, यहाँ भी डेल्टा लगा दिए, और ΔT मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। तो यहाँ पर जैसे कि इस एग्जांपल में देख रहे हैं AB में, तो TB माइनस TA, और गैस लॉ हम लगाएंगे PV = nRT, वहाँ से T निकालते हैं PB VB/nR, वही TA की जगह भी लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा CB/R टाइम्स प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट फाइनल पॉइंट पर माइनस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इनिशियल पॉइंट पर। तो उसको आप अलग हर एक प्रोसेस में निकाल के देखिए कहाँ कहाँ पॉजिटिव आया है, निकाल लीजिए। और नहीं तो यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहीं पर कि कहाँ कहाँ आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देखिए इसको आने के लिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या होना पड़ेगा, यदि ΔW 0 है तो Q को पॉजिटिव होने के लिए ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, यदि ΔW पॉजिटिव 0 नहीं है, यदि वर्क डन 0 नहीं है जैसे इस केस में, तो वर्क डन जो है सो पॉजिटिव है। यदि वर्क डन पॉजिटिव है तो इसको भी ये पॉजिटिव होना चाहिए या ये नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो वहां पर आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ΔW यदि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो भी ये ΔQ पॉजिटिव हो सकता है, तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहने की यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर जो है सो ΔW पॉजिटिव है और ΔU यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, आप देख सकते हो। ΔU जो से ऐसे आ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम का खाली डिफरेंस देखना है। यहाँ पर प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम का जो डिफरेंस है
जो वैल्यू है वो है 4 पी नॉट बी नॉट और यहाँ पर 2 पी नॉट बी नॉट, ये ऑलरेडी प्लस हो गया है, ये ऑलरेडी प्लस है। तो ये वाला प्रोसेस में, दोनों ही प्रोसेस में ये पॉजिटिव है। यहाँ पर दोनों जगह आप देख सकते हैं नेगेटिव है। और यदि इतना नहीं सोचना चाहते हैं तो चुपचाप आप सारा कैलकुलेशन कर लीजिए चारों में और देखिए किसमें पॉजिटिव आया हो, आ जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर हमने इस काम हम जान गए हैं कि ए बी और बी सी प्रोसेस में ही क्यू जो है सो पॉजिटिव है, मतलब वो है हीट जो है सो सोर्स से लिया गया है। तो ए बी में कैसे, जब फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा है, यहाँ पर क्यू बी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर क्यू कितना होगा बीसी प्रोसेस में, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये डेल यू बी इस केस, फर्स्ट केस में ए बी में चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम, तो वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 है। यहाँ वर्क डन 0 और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, अभी जो फॉर्मूला इधर लिया है, सी बी बाई आर टाइम्स प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट का डिफरेंस, सी बी बाई आर टाइम्स प्रेशर वॉल्यूम का डिफरेंस बी माइनस ए के लिए। यहाँ पर वही हर जगह करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ये पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है लेकिन आप मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल है। For minimum deviation, which of the following is true? PQ is horizontal, RS is horizontal, PQ, QR, RS तीनों में से कौन horizontal होगा? और either PQ और RS is horizontal, दोनों में से कोई एक horizontal होगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको आप देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले देखिए जो मिनिमम डेविएशन है इसके लिए कंडीशन है कि इंसिडेंट एंगल और ये इमर्जेंट एंगल, ये फाइनल एंगल जो है यहाँ पर आई प्राइम इसको कहते हैं, ये नॉर्मल है, इसको आई कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों सेम रहना पड़ेगा, यही सिमेट्री है। तो जिस तरीके से प्रिज्म में इंटर किया है उसी तरीके से यदि निकलेगा तभी जाकर डेविएशन मिनिमम होगा। और आई और आई प्राइम यदि सेम हो गया तो यहाँ पर जो है ये एंगल जो है सो आर हो गया, ये एंगल आर प्राइम हो गया। तो आप देख सकते हो कि आर और आर प्राइम भी सेम हो जाएगा। क्यों? स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाइए, साइन आई इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाइए, साइन आर प्राइम म्यू टाइम्स साइन आर प्राइम इक्वल टू साइन आई प्राइम। ठीक है, आई और आई प्राइम सेम है तो ये कट गया, तो यहाँ से आर और आर प्राइम सेम आ गया। ये दोनों चीज सेम है इस कंडीशन से, इस पर्टिकुलर केस में जब डेविएशन मिनिमम है तो ये दोनों तो कट गया, तो आया दिस इक्वल टू दिस, म्यू म्यू तो कट गया, फिर साइन आर प्राइम इक्वल टू साइन आर, इसका मतलब है आर प्राइम इक्वल टू आर। और हमें ये भी पता है कि आर प्लस आर प्राइम जो है सो ए होता है, यहां से देख सकते हैं आर प्लस आर प्राइम ये वाला एंगल है, राइट, जो भी ये वाला एंगल है। और ए एंगल और ए एंगल दोनों सेम है, आप इसको करके देख सकते हैं, ये दोनों एंगल सेम है। तो आर प्लस आर प्राइम इक्वल टू ए होता है और यहाँ पर दोनों सेम है, इसका मतलब है कि आर और आर प्राइम जो है ए बाई टू है। ए बाई टू मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री, राइट, ए 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 करके है। तो आर और आर प्राइम जो है सो आया 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री हुआ है। ये तो 60 है ही क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और यहाँ पर अभी अभी हमें पता चला कि आर और आर प्राइम दोनों 30 है, तो ये 30 है तो ये 60 होना ही है। ये 60 डिग्री होना ही है, तो ये 60 और ये 60 है तो ये लाइन को इसके पैरेलल होना ही पड़ेगा।
इसके पैरेलल हो गया ये लाइन। तो कौन सा लाइन पैरेलल हुआ? क्यू आर, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्यू आर, ऑप्शन नंबर 2। तो मिनिमम डेविएशन के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए, जिस एंगल से इंटर कर रहा है उसी एंगल से बाहर निकलेगा। और इसके वजह से ये दोनों आर और आर प्राइम सेम हो गया। और इस केस में यदि ये एंगल जितना है उसका आधा आधा हो गया। इस केस में 60 था तो ये 30 हो गया, यहाँ पर 60 आया, ये 60 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। आपको हम ये भी बता दें कि केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बल्कि यदि आइसोसेल्स ट्रायंगल भी होता जिसके दो साइड सेम होते हैं, उस केस में भी एक्जैक्टली सेम सिचुएशंस है। देख लीजिए, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं, यहाँ पर भी r इक्वल टू r प्राइम हो जाएगा और वो हो जाएगा a/2, ठीक है। ये वाला एंगल r है, ये वाला एंगल r प्राइम है, ये i है और ये i प्राइम है। तो ये एंगल कितना हुआ? इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ABC। तो अल्फा कितना हो गया? ये तो 90 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो अल्फा प्लस r इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस r, और r कितना है? a/2, 90 डिग्री माइनस a/2। ए कितना है? बी और सी, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ए बी और ए सी दोनों सेम है, ए बी और ए सी दोनों सेम है, इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी दोनों सेम है। और ये दोनों कितना सेम होगा? तीनों एंगल का सम जो है सो कितना होता है? 180 डिग्री। और इस केस में बी और सी दोनों सेम है, तो सी की जगह बी लिख देते हैं एक बार और अब एक 2b हो गया, 2b इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a/2, 2b इक्वल टू इतना है तो 1b इक्वल टू इतना आ गया, मतलब 90 डिग्री माइनस a/2। आप दोनों को ध्यान से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या हमें नजर आ रहा है कि ये बी एंगल जो है वो अल्फा के बराबर है, ये बी एंगल जो है वो अल्फा के बराबर है, मतलब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो ये पी क्यू, ये वाला जो लाइन है पी क्यू आर, यस, ये क्यू आर जो है वो पैरेलल है बी सी के, सेम सिचुएशन है यहाँ पर। तो इसको पैरेलल होने के लिए इसको इक्विलेटरल होना जरूरी नहीं है, आइसोसेल्स ही काफी है। लेकिन हाँ, ये दोनों साइड को सेम होना पड़ेगा, ये दोनों साइड सेम हो जाएगा तो नहीं चलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों साइड सेम है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस S1 and S2 are separated by small distance ds shown in the figure. The fringes obtained on the screen will be, स्क्रीन यहाँ पर है, एक लाइट सोर्स ये है, एक लाइट सोर्स ये है, कुछ डिस्टेंस है डेल्टा d, ये d है डिस्टेंस। और आप पूछ रहे हैं कि जो फ्रिंज बनेंगे इसका, उसका शेप कैसा होगा? पॉइंट्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सेमी सर्किल होगा, कंसेंट्रिक सर्किल्स होगा, कैसा होगा? अब देखिए, यदि एक हटा देते तो ये सिंपली एक लाइट सोर्स है, कोई फ्रिंज नहीं बनता क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। अब दो लाइट सोर्स है यहाँ पर और अभी कोहेरेंट है, तो वो इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेयर करके एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, राइट। लेकिन वो किस तरह का बनाएंगे? सर्किल बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे? तो हम देखते हैं कैसे बनाता है ये इंटरफेरेंस पैटर्न। हाँ ठीक है, एक लाइट यहाँ से चला, एक लाइट यहाँ से चला, इस पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको S1 S2, इसको कुछ बोल देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको बोलते हैं M मान लीजिए। तो M S2, M से P और S2 से P दोनों सेम है ऑलमोस्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये दोनों सेम है। तो ये दोनों जो यहाँ से जो रे चला है और यहाँ से जो रे चला है, दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है? वो केवल इतना है।
और ये यदि डी हमारा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। देख लीजिए थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा होना ही है। और ये हाइपोटेन्यूज जो है सो डी है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो पाथ डिफरेंस जो आया, पाथ डिफरेंस उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा से, वो है डी कॉस थीटा। ठीक है, इस थीटा पर यदि हम बात करें तो पॉइंट पी जो है इस हॉरिजॉन्टल जो सेंट्रल लाइन है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब आप जरा सोचिए, ये तो स्क्रीन है और ये थीटा जो है सो कौन सा एंगल है, ये प्लेन एंगल है ना, माने लाइन, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है। लेकिन इसको हम थीटा बनाए रखें दो लाइन के बीच में, लेकिन अब ये दो लाइन ना होकर उसके पैरेलल में थोड़ा सा उधर घूम जाए तो हमें एक सर्किल यहाँ मिल जाएगा इस तरह से। और ये सर्किल जो है इस स्क्रीन पर ही है, अभी देखने में लग रहा है कि स्क्रीन पर नहीं है, स्क्रीन पर ही है। इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, कुछ इस तरह से सोचिए। तो ये स्क्रीन पर ही है, यहां पर भी जो है सो दूसरा एक एंगल बनेगा, यहाँ पर दूसरा एंगल नहीं, इस एंगल सेम रहेगा, लेकिन अब जो ए लाइन है इधर से एंगल दिखा जा रहा है, अभी ऊपर से दिख जा रहा था, ये मान लीजिए यहाँ पर जो है सो इसके ठीक ऊपर वाला पॉइंट पर है, तो ये और इसके ऊपर में ये लाइन है। अब यदि नीचे वाला को देखें यहाँ पर, तो अब ये लाइन है कि साथ एंगल है, तो ये हर एक जगह पर जो है सो ए एंगल थीटा सेम है। तो मतलब इस जो सर्किल में हर एक पॉइंट पर पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेज आर सेम है। तो जो भी उसको बनाना है वहाँ पर वो डिपेंड करता है कि वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, वो डिपेंड करता है डी कॉस थीटा पर। डी कॉस थीटा यदि लैम्डा का मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, यदि लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल है और मल्टीपल तो डिस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन चाहे जो भी होगा सब जगह सेम होगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे। यहाँ पर जो है इंटेंसिटी कुछ और है, यहाँ इंटेंसिटी कुछ और है, तो इस तरह से बहुत सारे आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे। तो इस केस में जो पैटर्न है इंटरफेरेंस फ्रिंज का वो है कंसेंट्रिक सर्कल। याद कीजिए यदि ये ऐसा ना होकर इस तरह से रहता है जो, और यहाँ पर उस केस में भी एक्जैक्टली सेम होता है। यहाँ पर यदि स्क्रीन है तो भी यहाँ पर सेम ही होता है, क्योंकि तभी उस केस में यही बातें होती है। लेकिन यदि यहाँ पर स्क्रीन हम रखते, स्क्रीन मान लीजिए यहाँ होता, यहाँ ना होकर यहाँ होता स्क्रीन, तो उस पर ये जो है सो हाइपरबोला बनाता है, यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमारा स्क्रीन है, उस तरह से या तो हाइपरबोला बनेगा या फिर सर्किल बनेगा या एलिप्स बनेगा, जो भी बनना है। तो इस केस में यहाँ हम देख के केवल बता सकते हैं कि ये दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है कांस्टेंट है पूरे एंगल थीटा। हम एंगल थीटा जो है सो पूरे सर्किल के लिए, एक पूरा सर्किल पर जो इस स्क्रीन में है वो सेम है। वैसे फिर थीटा चेंज कर देंगे तो दूसरा सर्किल बनेगा, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर। जस्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है पी और क्यू के बीच में, यहाँ बैटरी लगा देंगे तो कितना करंट फ्लो करेगा वगैरह, आप और क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, केवल ऊपर वाला पार्ट को, नीचे वाला भूल जाइए भी, इतना। यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड। और 2R बाय 2R, R बाय R, इसका मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है। यहाँ पर आपकी जो है सो इधर से देखते हैं, नीचे वाला R बाय R 1, 2R बाय 2R 1, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब हमारे पास दो ठो व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड। तो यहाँ से कोई करंट नहीं, यहाँ कोई करंट नहीं, उसको फेंकिए जिसमें करंट नहीं बह रहा है। ये है 2R 2R
आर स्मॉल आर स्मॉल आर, 2R 2R। अब कितना हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 3 तो पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि 1/R है तो तीनों का जो है सो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कितना है? ये 4R है। ये कितना है? 2 स्मॉल r है। ये कितना है? 4 कैपिटल R है। अब इसको जो है सो सिंप्लीफाई कीजिए, ये दोनों मिलके कितना हो गया? 1/2 कैपिटल R, और ये 1/2 स्मॉल r है। हाफ कॉमन कर लिए, जो बच गया सो क्या आया? R प्लस R बाय RR। और इसको R इक्विवेलेंट लिखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा इस R के साथ। ये आया R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट, राइट। तो R इक्विवेलेंट कितना आया? इसको उलट देंगे, 2RR बाय R प्लस R। ये है आपका आंसर। देखिए कौन सा? 2RR बाय R प्लस R, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे इसको बना लेते हैं हम। यहाँ देखते हैं कि जो ऊपर वाला जो ब्लू में हम देख रहे हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस्ड है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। नीचे वाला भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें भी ये भी बैलेंस है, तो यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। जो करंट नहीं फ्लो कर रहा है उसको हटा दिए। अब 3 ठो मुझे पैरेलल दिख रहा है, 3 ब्रांचेस दिख रहे हैं जो पैरेलल है, और यहाँ पर टोटल 4R है, यहाँ 2R है स्मॉल r है, यहाँ 4R है। तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए। तो इस तरह से जी इसको बना सकते हैं। आप यदि चाहते तो इसे ऐसे भी बना सकते थे, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सिमेट्री यूज करके। इधर से मान लीजिए हमको कुछ करंट फ्लो करना है, वही करंट इधर से निकल आएगा, राइट। इसको ध्यान से देखिए, ये 2R 2R ये 2R एकदम सिमेट्रिक पाथ लग रहा है, राइट। तो ये दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। मानते हैं I और इसमें कुछ अलग करंट फ्लो करेगा I1। तो टोटल करंट आया 2I प्लस I1। उतना ही करंट इधर से बाहर आना है, वो तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो चार्ज कंजर्व हो जाएगा, कहीं पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो है 2R है और इस सीन पर उसमें I करंट जा रहा है, तो इधर आउटपुट जो डायरेक्शन है वहां पर जहां भी 2R है वहां से वही करंट जाना चाहिए। 2R है तो I आ रहा है, तो 2R है तो I जाएगा। इसमें जाए इसमें जाए फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में जाना पड़ेगा I। इसका भी वही हाल है I। ये R में I1 आया है तो R में I1 जाना पड़ेगा। अब बताइए, I1 इधर से आया I1 निकल गया, I इधर से आया I निकल गया, इधर से I आया इधर से I निकल गया। इसमें कोई करंट फ्लो किया? कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, तो बेकार है। उसके बाद में इसको हटा दीजिए और फिर अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए जैसे पहले किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, कितना है इस पर चार्ज वो देखना है। देखिए इसको क्या क्या करते हैं, ये 1 और 5 जो है सो पैरेलल में, और कैपेसिटर रजिस्टर का उल्टा काम करता है। ये पैरेलल में है तो यहाँ जोड़ देंगे सिंपली। ये हो गया 4 ओम और ये हो गया, ये 4 ओम नहीं माइक्रोफैराड, 516 माइक्रोफैराड जोड़ देंगे, और 3 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछा है, चारों पर कितना जो है सो निकलेगा, चार्ज होगा, कितना आएगा। तो चार्ज कितना होता है किसी भी कैपेसिटर पर? चार्ज होता है CV। किसी भी कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज का, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो उसका कैपेसिटेंस है, वो तो प्रॉपर्टी है उस कैपेसिटर का। ओके, तो यहाँ पर इसका कैपेसिटर मुझे पता है कैपेसिटेंस, ये दोनों के बीच में जो है, इसको AB कहें, AB के बीच में जो वोल्टेज है, वोल्टेज है तो AB, वो हमें पता चल जाए तो तुरंत बता सकते हैं चार्ज। अब बताइए AB के बीच में वोल्टेज कितना है, हम इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? याद कीजिए, रजिस्टर्स में उसमें पैरेलल होता था और इधर से कोई करंट आ रहा है I, ये R1 है, ये R2 है,
इससे करंट जो आया I1 कितना होता है I1, इसको हम लेते हैं, जिसमें करंट जा रहा है उसको नहीं लेते, दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं और I करते हैं। ये करंट जो है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम करेंगे, लेकिन इस केस में पैरेलल नहीं होना चाहिए क्योंकि कैपेसिटर उल्टा काम करता है रेजिस्टेंस का ना। तो यहाँ पर एक पैरेलल था करंट का, यहाँ पर सीरीज में होना चाहिए। यहाँ करंट देख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वोल्टेज। तो वोल्टेज ए बी जो है वो होगा 6, इसका देख रहे हैं तो 6 बाय 6 + 4 माइक्रोफेराड, ये भी माइक्रोफेराड, ये भी माइक्रोफेराड, ठीक है, टाइम्स ये जो टोटल वोल्टेज है ये दोनों के बीच में पी क्यू, कितना है टोटल वोल्टेज, वही जो बैटरी का है, पी और क्यू के बीच में वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है, जो बैटरी का है 10 वोल्ट। तो हमें पता चल गया कि कितना वोल्टेज है ए बी, ये 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है हमें पता चल गया, 6 वोल्ट है। तो चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर Q = CV, C है 4 माइक्रोफैराड, अभी है 6, तो 24 माइक्रोकूलम। यही हो गया आपका आंसर। तो ये सबसे आसान तरीका है बनाने का कि हम उसके एक्रॉस में वोल्टेज देखना है और ये फार्मूला लगा लेते हैं जो भी बहुत हद तक मिलता जुलता है करंट, पैरेलल में करंट पता करने का। यहाँ पर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पता करते हैं और वहाँ पैरेलल है, यहाँ सीरीज होना चाहिए। यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड से बना सकते हैं। ये रहा 4 वोल्टेज, यहाँ पर 2 पैरेलल में था, उसको आप कर सकते हो 6 वोल्टेज, 6 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड और इधर था 3 माइक्रोफैराड, राइट। इधर बैटरी है 10 वोल्ट का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, कितना हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हो गया कितना, सीरीज में है तो इसमें वही फार्मूला लगेगा जो पैरेलल में लगाते हैं रेजिस्टेंस में, 4 × 6 / 4 + 6, 24 / 10, so 2.4 माइक्रोफैराड और यह 3 माइक्रोफैराड, यह 10 वोल्ट। देखिए अभी यहाँ पर ये दोनों के बीच में या ये दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट है। ये दोनों के बीच में 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, ये जो कैपेसिटर है इस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, सी कितना है 2.4, अभी है 10, 24 माइक्रोकूलम। ये जो चार्ज दिख रहा है उस पर जो चार्ज है वो 24 माइक्रोकूलम है। अब यहाँ से थोड़ा चलते हैं वापस बैक, ये मतलब ये 2 और यहाँ से जो चार्ज चला है, कितना चार्ज चला है 24 माइक्रोकूलम, कोई पर्टिकुलर टाइम में 24 माइक्रोकूलम। अब जो चार्ज यहाँ पर है वो माइनस में यहाँ होगा, प्लस में यहाँ होगा, माइनस में यहाँ। तो जो चार्ज यहाँ से चला वो वही देखिए दोनों कैपेसिटर पर होता है, और यहाँ से कितना चार्ज चला 24 माइक्रोकूलम, तो वही 24 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर है, और वही 24 माइक्रोकूलम चार्ज ये 6 माइक्रोफैराड पर है, जो कि ओरिजिनल जो पिक्चर है वहाँ 6 ना होकर ए है, यहाँ पर भी है, दोनों को जो इक्विवेलेंट लेंगे तो 24 माइक्रोकूलम और इस पर भी 24 माइक्रोकूलम। इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पर वोल्टेज सेम है ये दोनों की,
अक्रॉस, लेकिन चार्जेज अलग अलग है, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा तो उसको छोड़ देते हैं। आप चाहते तो इसे किरचॉफ लॉ से भी बना सकते थे, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले नाम दे देते हैं सबका, ए बी सी, इस पॉइंट को डी, इसको ई, इसको एफ, इधर जी, अच्छा ऐसे कुछ नाम दें। ये 10 वोल्ट है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये डी पॉइंट है। ओके, इस पर कुछ चार्ज आया है क्यू, इस पर कुछ और चार्ज आया है, मान लीजिए Q2, यहां पर गया Q1 चार्ज, एक Q चार्ज है तो इधर हो गया Q माइनस Q1, एक Q तो ये माइनस Q, राइट। यहां पर जो चार्ज हुआ Q1 तो यहां पर होगा Q माइनस Q1, तो टोटल चार्ज ये तीनों पर कितना हो गया, 0। वो 0 होना ही है क्योंकि ये बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है तो इसको चार्ज मिल रहा है। यहाँ पर जो है वो केवल इंड्यूस चार्ज है जो सब आपस में मिलकर 0 हो जाएगा। ये माइनस Q1, इसका उल्टा Q माइनस Q1 माइनस इधर से, ये Q2 है तो ये माइनस Q2, और इधर से देखिए वापस उतना ही आएगा जितना इधर से गया है। इधर से गया है Q प्लस Q2, राइट, इधर से वापस आ रहा है प्लस Q1 खत्म, Q इधर से आया माइनस Q, और इधर से माइनस Q2, इतना चार्ज वापस आ रहा है कोई पर्टिकुलर टाइम में, 1 सेकंड में आता है तो उसको करंट कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ बहुत सारे लूप हैं, लूप 1 है, लूप 2 है, लूप 3 है। यहाँ पर जो है सो किरचॉफ लॉ लगाते हैं, किरचॉफ लॉ, लूप नंबर 2 में लगाते हैं। आप जब लगाएंगे इसमें तो आप देखेंगे कि Q1 और Q में रिलेशन मिल जाएगा आपको। देखिए इधर से इसका कितना है, ये है 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे कितना है 1 माइक्रोफैराड, कलर चेंज करना चाहिए, यहाँ पर 5 माइक्रोफैराड, और ये तो 3 माइक्रोफैराड है। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पर, इसका जो Q1 बाय C, राइट, Q1 बाय C, इधर से वापस चले, अब माइनस आ गया है, ये माइनस की वजह से माइनस Q माइनस Q1, इसका है 5, लूप कंप्लीट इक्वल टू 0। तो देखिए आज कितना आया, 5Q1 इक्वल टू Q माइनस Q1, तो Q कितना हो गया 6Q1। तो Q जो है सो 6Q1 हो गया है, इसको एक इक्वेशन बोलते हैं। हमें Q का ही पता करना है, यदि somehow Q1 मुझे पता चल जाए तो Q भी पता चल जाएगी। अब लूप 1 में देखते हैं, लूप 1 में Q1 भी है और Q भी है, तो वहीं से काम हो जाना चाहिए। Q बाय 4 नीचे से जा रहे हैं, Q माइनस Q1 बाय 5, बैटरी होकर घूम जाते हैं, 1 जो है सो बैटरी होकर घूम रहे हैं, देखिए कैसे है। इधर से गए और इधर से जा रहे हैं, हम चाहते तो इसको भी ले सकते थे, लेकिन फिर Q2 आएगा, फिर Q2 को निकालने के लिए यहाँ पर फिर 3 में जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ही चल देते हैं, टाइम बच जाएगा, -10 इक्वल टू 0। Q1 कितना है, हमें Q निकालना है ना, तो यहाँ से Q1 जो है सो Q बाय 6 सब्सटीट्यूट करेंगे, Q बाय 4 प्लस Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 कितना हो गया, Q1 है Q बाय 6, तो ये हो गया Q बाय 6, तो 5Q बाय 6 30
माइनस इक्वल टू 10। तो ये कितना हो गया, 6 है, इधर 12 हो गया, 3 क्यूब 2 क्यूब इक्वल टू 10, 5 क्यूब इक्वल टू 120 क्यूब इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम। और कूलम को मैंने क्या लिखा, ये आपका आंसर, सेम आंसर। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पहला मेथड से बनाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है। केवल यहाँ पर जो वोल्टेज पता करना है, और वोल्टेज पता करने के लिए ये ट्रिक काफ़ी अच्छा है। ओके, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C and NC is connected to battery और वोल्टेज भी है, ठीक है। when the capacitor are fully charged, इसके अंदर में एयर है इसलिए खाली छोड़ रहे हैं। यदि ये पूरा चार्ज हो जाए तो इस पर कुछ आएगा, Q1 Q2 चार्ज, तो Q1 कितना होगा, CV, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, यही भी, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, देख सकते हैं। और Q2 कितना हुआ, NCV, टोटल कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, ये हो गया, CV कॉमन है, N प्लस 1 CV, ठीक है। अब क्या किया उसने, when the capacitors are fully charged, ओके, फुली चार्ज हो गया, द बैटरी इज रिमूव्ड, ये बैटरी हटा दिया, और द बैटरी इज रिमूव्ड, एंड आफ्टर दैट ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। फर्स्ट वाला ये है ना, इसमें जो है सो K हम लगा दिए, ये लगा दिए। तो आपको पता है कि यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडिया इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर में, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है उतना ही टाइम जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका शुरू में था KC, अब हो जाएगा कैपिटल KC, ये हो गया इसका कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस विद द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज, अब ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नहीं तो चार्ज फ्लो करना शुरू करता है। अभी देखिए दोनों के, जैसे इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ और चार्ज है, यहाँ कुछ और चार्ज है, और दोनों का कुछ कैपेसिटेंस है, तो वोल्टेज अलग अलग हो गया। तो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज में चार्ज फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए, वोल्टेज सेम ना हो जाए। तो यहाँ भी वही करेगा, लेकिन यहाँ पर एक और काम किया गया है कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया डाइलेक्ट्रिक, मतलब कैपेसिटेंस चेंज कर दिया गया। तो चार्ज यहाँ पर जो था सो ठीक है, चार्ज कंजर्व रहेगा। तो अब मान लेते हैं ये वोल्टेज जो है सो V प्राइम है, यहाँ पर इसके जो इक्विलिब्रियम वोल्टेज है फाइनली जो आता है वो है V प्राइम। और V प्राइम कितना होगा, इस पर कुछ नया चार्ज आएगा Q1 प्राइम, इस पर Q2 प्राइम, Q1 प्राइम बाय कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अब C नहीं है, KC है, ठीक है, इक्वल टू वही इस पर भी होगा Q2 प्राइम बाय, इसका तो NC है, इसको चेंज तो नहीं किया है। तो यहां से हमें मिल गया Q1 का वैल्यू, Q1 प्राइम के वैल्यू कितना हुआ, KC V प्राइम, और Q2 प्राइम के वैल्यू NC V प्राइम, दोनों को ऐड करते हैं, ये कितना हो गया, C K प्लस N V प्राइम। और एक Q1 प्राइम और जो वैल्यू है ये दोनों चार्ज का अभी, वो तो इक्वल रहेगा जो पहले चार्ज का था, चार्ज कंजर्वेशन कंजर्व रहता है। तो फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन लॉ ये वैल्यू जो है सो Q ही होगा, CV प्राइम K प्लस N, और एक Q कितना था यहां से देख सकते हैं,
ये है n+1 CV, इधर है CV प्राइम k+n, C चला गया, V प्राइम निकालना है मुझे, तो हो गया n+1 V/k+n। यही हो गया आपका आंसर। तो करना क्या था, फर्स्ट केस में चार्जेस निकाल लेना था, दोनों को ऐड कर लिए चार्जेस को। सेकेंड केस में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसका कैपेसिटेंस उतना टाइम बढ़ा हो गया। अब जो है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो चार्ज फ्लो शुरू हो गया। चार्ज फ्लो खत्म कब होगा, जब दोनों के पोटेंशियल वोल्टेज जो है सो सेम हो जाएगा। तो मान लेते वो सेम वोल्टेज जो है V प्राइम है, तो इस पर कितना चार्ज है, नया चार्ज Q1 प्राइम KCV प्राइम, इस पर कितना है उसका कैपेसिटेंस टाइम वोल्टेज, दोनों को ऐड करके इसकी उसे इक्वेट किए, क्योंकि चार्ज का जब है, चार्ज जाएगा कहाँ, जितना पहले था उतना ही अब भी है, और वो चार्ज से इक्वेट कर दिए तो हमें नया पोटेंशियल डिफरेंस जो है पता चल गया, n+1 V/k+n, n+1 V/k+1, ऑप्शन नंबर 1। इसको ऐसे बना सकते हैं। आप चाहो तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के भी बना सकते थे, इनिशियली और फाइनली। इनिशियली उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था, कह देते सीधे कि पैरेलल में है ना तो ऐड कर देंगे, एक बार फिगर देख लीजिए, पैरेलल में है तो ऐड कर देंगे n+1 टाइम्स C, तो चार्ज कितना हो गया n+1 टाइम्स C, और बैटरी जो है, अब क्या हुआ, अब जो है सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है देख लीजिए, ये दोनों k+n कितना है। अब इस पर चार्ज कितना है, चार्ज होता है इसका जो नया पोटेंशियल वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पुराना वाला तो भी था ना, लेकिन अब जो सो भी है V प्राइम है, वैल्यू रखते हैं Q प्राइम और Q दोनों सेम है, तो इसको इक्वेट कीजिए और V प्राइम मिल गया। ये आपका आंसर हो गया जो पहले था। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, टू लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर्स बोथ विद करंट I, इसमें I करंट मूव कर रहा है, इसमें भी I करंट मूव कर रहा है, आर हेल्ड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ L, इंसुलेटिंग थ्रेड है उसका लेंथ L है, एंड आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, अभी वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब हिल डुल नहीं रहा है, एकदम जहां है वैसे ही है, विद द थ्रेड मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये थीटा एंगल बना रहा है। इफ वायर्स हैव मास लैम्डा पर यूनिट लेंथ, ये लीनियर मास डेंसिटी दिया है वायर का, द वैल्यू ऑफ I इज, I में करंट, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, ये G एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि कोई एक सिस्टम इधर लिखेंगे, इधर जगह है, अच्छा इस पर जो सारे फोर्सेस को देखते हैं। एक फोर्सेस स्ट्रिंग में है टेंशन T, एक इसका वेट है कितना mg कहते हैं, और एक फोर्स, ये दोनों का बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है। अब बताइए वो दोनों फोर्स एट्रैक्टिव हो सकता है, ये दो वायर है ना, ये दो वायर के बीच में फोर्स होते लगते हैं, ये दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, राइट, तो इसके बीच में फोर्स लगते हैं। कौन सा फोर्स लगता है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं तो एट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं। ये मैंने उल्टा दिखा दिया,
यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां पर यदि सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा तो इधर खींचेगा, कभी इस सिचुएशन में नहीं रह सकता, राइट, आके दोनों टकराएगा बीच में, यहाँ पर सटा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो करंट इसमें है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इसलिए एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये देखिए रिपेल कर रहा है, इसको मैग्नेटिक फोर्स Fm कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, आपको इसका पूरा वैल्यू याद रखना चाहिए। देखिए याद रखने का तरीका ये है कि इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको पता है μ0I/2πt। और यदि यहाँ पर हम करंट लगा दिए हैं, दूसरा वायर ला दिए हैं, तो I² L, बस इतना ही करना है। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स पर जो करंट लगता है, फोर्स जो लगता है करंट कैरिंग वायर पर, वो होता है ILB। IL से मल्टीप्लाई करना है B को। I यहाँ पर सेम करंट है दोनों में, तो I को फिर I से मल्टीप्लाई किए, और L लेंथ, इसका लेंथ कितना है L, या फिर आप कह सकते हो कि B/L। ये फोर्स है ना, फोर्स बाय L, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो μ0I²/2πt होता है। तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, लॉन्ग करंट वायर हम कंसीडर करते हैं कुछ कितना करें, L लेंथ ऑफ वायर। तो ये मास M जो दिख रहा है वो कितना हो गया, L टाइम्स लेमडा। लेमडा है 1 यूनिट लेंथ का मास, तो L यूनिट लेंथ का मास कितना होगा M, वही M मैंने लिखा है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा कितना, यहाँ से देख सकते हैं μ0I/2πt, डी डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है, अब देख लीजिए, ये थीटा है, ये डिस्टेंस आपको पता करना पड़ेगा, राइट। ये थीटा है, ये L है, तो ये कितना हो गया L cos थीटा, और ये कितना हो गया L sin थीटा, ये भी L sin थीटा। अभी डी लिखते हैं, उसको फिर L sin थीटा प्लस L sin थीटा, 2L sin थीटा डिस्टेंस है, इतना हुआ। और इसको IL से मल्टीप्लाई करना है, I सेम करंट फ्लो कर रहा है, L स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है। अब यदि इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्सेस का ये जो दोनों फोर्सेस है इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए और डायरेक्शन में एक्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए, तभी तीनों फोर्सेस इस पर जो है सो जीरो होंगे और तभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर वो स्टैटिक है, रुका हुआ है। कैसे रुका हुआ है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो जीरो मिलेगा। तो ये टेंशन है, mg है, ये Fm है, Fm, ये तीनों को ऐड करेंगे और जीरो मिलेगा। तो एक तरीका ये कहने का है कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट है इसका जस्ट मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन हुआ। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, दिख नहीं रहा, ये थीटा एंगल हो गया। उसके बाद में अब यहां से हम आराम से टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना हुआ, ये वाला फोर्स मतलब ये वाला फोर्स Fm/mg, ठीक है। आई का वैल्यू बताना है फाइनली, ठीक है। अब Fm/mg को डिवाइड करते हैं। Fm कितना है, μ0I²L/2πd, d कितना है, यहां से यहां तक रिच के जो डिस्टेंस है L sin थीटा प्लस L sin थीटा, 2L sin थीटा, ठीक है। और क्या है,
हाँ, एफ एम का वैल्यू हो गया डिवाइडेड बाय एम जी। एम जी मास कितना है, एल टाइम्स लैम्डा जी। आई की वैल्यू निकालिए। ये स्मॉल एल यहां से चला गया और आई आ गया 2 पाई 4 पाई एल जी लैम्डा साइन थीटा टाइम्स टेन थीटा बाय म्यू नॉट, और कुछ है नहीं, सबका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर साइन थीटा टाइम्स टेन थीटा है, इसका मतलब वो साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाहर कर लेते हैं, यहाँ बच गया पाई जी एल लैम्डा, साइन स्क्वायर थीटा चला गया, नीचे कॉस थीटा बचा है और म्यू जीरो भी बचा है। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए फाइनल। 2 साइन थीटा म्यू पाई लैम्डा जी एल बाय म्यू नॉट कॉस थीटा, ये बता। तो ये आपका हो गया इस तरह से। ये सबसे आसान है। यदि इस तरह के जो केसेस आते हैं उसमें आपको यही करना चाहिए कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि तीनों फोर्सेस जो है वो उसका नेट जीरो है। इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस जो है इसका रिजल्टेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ से आप एंगल निकालिए तो ये दोनों के बीच में रेशियो आएगा, तो इस तरह से इक्वेशन आ गया। लेकिन ये आपको टेंशन नहीं दे रहा है। हाँ, टेंशन निकालना हो तो ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, आराम से निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि आप इसको डिकम्पोज कर लें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो टी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है, तो टी कॉस थीटा ऊपर में, नीचे में एम जी। टी साइन थीटा किधर होता है, इस साइड में, वो उस एफ एम होता है, और तब भी आप इसको बना सकते थे। और यदि आप चाहते तो लामिस फार्मूला भी बना सकते थे, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये फार्मूला केवल काम करता है जहां तीन फोर्सेस होते हैं, क्योंकि वो ट्रायंगल को यूज करके इसको बनाता है, इस फार्मूला को। हम डायरेक्ट फार्मूला इसी में यूज करके दिखाएंगे आपको। ये थीटा है, इस पर एक फोर्स, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी, और ये है एफ। देखिए इसमें लामिस फार्मूला में क्या कहता है, इधर ही कहीं लिखते हैं, टी बाय समथिंग, एम जी बाय समथिंग और एफ एम बाय समथिंग। ये समथिंग क्या है, ये साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस एम जी और एफ एम। तो टी यहां पर लिए है तो अदर दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एम जी लिए तो अदर टू फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा। एफ एम ये वाला हो गया, तो ये दोनों के बीच में कितना फोर्सेस है, 180 माइनस थीटा। अब यहां से टी बाय साइन थीटा है, तो ये दोनों को लेके टी भी निकाल सकते हैं, या जो भी मर्जी ऑप्ट कर सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, टी बाय 1 इजकल टू एम जी बाय, ये हो गया कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, एफ एम बाय साइन थीटा। अब ये दोनों को यदि लेके चलेंगे तो बिल्कुल वही हुआ आएगा जो हमने अभी देखा है। क्या आ जाएगा, टेन थीटा इजकल टू एफ एम बाय एम जी, टेन थीटा इजकल टू एफ एम बाय एम जी। फिर वहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये लामिस थ्योरम है, ये काम करता है केवल तीन फोर्सेस के लिए, क्योंकि तीन फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम में हो, और जैसे साइक्लिक में तीनों फोर्सेस हो तो तीनों का सम जो है सो जीरो होता है। और तब जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये F2 जो है प्रोपोर्शनल होता है उसके, क्योंकि आपको पता है ये साइन रोल ट्रायंगल में,
तो ए साइड जो है सो प्रोपोर्शनल होता है इसके एंगल के। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लामिस थ्योरम आ जाता है। एनीवे, तो इसको बहुत तरीके होते बनाने के। आपको एक तरीका मैंने आपको सजेस्ट किया है, मैंने जो फर्स्ट तरीका बताया कि जस्ट आप देखिए कि रिजल्टेंट ये दोनों का जो है सो थर्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, ए कंडक्टिंग बार ऑफ लेंथ L is free to slide on two parallel conducting rails as shown in the figure. Two resistances R1 and R2 are connected across the ends of the rails. R1 R2 है। There is a uniform magnetic field B pointing into the page, into the screen यहाँ पर, and external agent pulls the bar to the left, इसको लेफ्ट में ले जा रहा है, ये वेलोसिटी भी। The correct statement about the directions of the induced I1 and I2 flowing through R1 and R2 respectively. इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I2 है। R1 में I1 करंट है, R2 में I2 करंट है। ओके, अब I1 और I2 जो है उसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही है। मतलब ये पूछ रहा है कि R1 में I1 का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले हम अपने से चेक कर लेते हैं वो है किधर। देखिए इधर मूव कर रहा है, राइट, लेफ्ट में। तो ये मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स याद कीजिए। कोई भी कंडक्टर जब मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस, इसका जो मूविंग का जो प्लेन है, जिस प्लेन में मूव कर रहा है वो प्लेन परपेंडिकुलर है फील्ड के डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड होता है वो होता है V है, मैग्नेटिक फील्ड V वेलोसिटी L लेंथ। लेकिन यहाँ वो इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ डायरेक्शन पूछ रहा है। तो डायरेक्शन कैसे इसको देखते हैं, इसको बैटरी बना देते हैं, राइट। ऐसे बैटरी बना दिए। अब बैटरी सही बनाया है कि गलत वो देखना पड़ेगा, हमने अंदाज से बना दिया। अब क्या करते हैं, बैटरी के लिए हम लॉरेंज फोर्स यूज करते हैं। ये जो लॉरेंज फोर्स है वो कहता है कि जो फोर्स लगेगा किसी मूविंग चार्ज पर वो ऐसे दिखाया जाता है QV क्रॉस P। तो हम इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड कर्ल यूज करते हैं, अपना राइट हैंड लेते हैं, उसके चारों फिंगर्स को हम V के डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं और उसको कर्ल करते हैं B के डायरेक्शन में। तो थंब जो है हमें दिखाता है डायरेक्शन फोर्स का। तो ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, सारा पॉजिटिव चार्ज इधर कलेक्ट जमा हो गया और नेगेटिव चार्ज उधर जमा हो गया। ये छोटा वाला नेगेटिव, ये बड़ा वाला पॉजिटिव। तो करंट का डायरेक्शन किधर से हुआ है, ऐसे ऐसे। तो ये है I1 लेफ्ट में और राइट में I2। तो I1 क्या है, क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के घूमने के डायरेक्शन में है, और I2 एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का सुई जिधर घूमता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। I1 क्लॉकवाइज, I2 एंटी क्लॉकवाइज, I1 क्लॉकवाइज, I2 एंटी क्लॉकवाइज, 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two identical PN junctions may be connected in series with a battery in 3 ways. वो सब तीनों यहाँ दिखाया है। The potential drops मतलब वोल्टेज across the two PN junctions are equal in which circuits? सर्किट 1, 2, 3 है। ये तीनों में से किन सर्किट्स में ये जो डायोड्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। यहाँ पर ये बता दिया कि ये दोनों पीएन जंक्शन जो हैं सो आइडेंटिकल है, एक्जैक्टली सेम है। तो ये जो पीएन जंक्शंस होते हैं, पीएन जंक्शंस, इसको यदि हम फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, मतलब पी को हायर पोटेंशियल से एन टाइप को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। और इस केस में इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम होता है, लो होता है। आइडियली वो 0 रहता है, लेकिन 0 तक भी कुछ होता नहीं। सो बहुत कम ही इसका
क्या कहते हैं वो रेजिस्टेंस रहता है, कुछ बहुत छोटा वैल्यू। और यदि इसको हम उलट दें, इसका पोलैरिटी उलट दें, एन पी ऐसे कर दें, अब यहाँ पर एन टाइप को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे हैं और पी टाइप को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे हैं, ये रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, आइडियली इन्फिनिटी। फिर इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं, लेकिन बड़ा नंबर होता है। अब यहाँ पर हम देखें सर्किट 2 को पहले देखते हैं। ये पी टाइप जो है कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, एन टाइप जो है इसके थ्रू कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल से, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ये वाला भी फॉरवर्ड बायस्ड है, लोअर एन टाइप कनेक्टेड है माइनस से लोअर पोटेंशियल से, और पी टाइप कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। यहाँ पर इसको देखिए, ये एन टाइप कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से और पी टाइप कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल से, मतलब रिवर्स बायस। ये भी है रिवर्स बायस। सर्किट 1 में देखिए पी टाइप हायर पोटेंशियल से और एन टाइप लोअर पोटेंशियल से, मतलब ये है फॉरवर्ड बायस और ये है रिवर्स बायस। तो इस तरह से कनेक्शन है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है कि ये दोनों यदि फॉरवर्ड बायस्ड है तो दोनों कोई लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर कोई वोल्टेज है भी मान लेते हैं, तो वो लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, मान लीजिए 1 ओम। और यहाँ पर हाई, इस केस में जब रिवर्स बायस है तो हाई पोटेंशियल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए 99। और ये वोल्टेज जो है उसको मान लीजिए 10 वोल्ट, जस्ट एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, सेम डायोड है कि 1 ओम ये प्रोड्यूस करेगा और ये 99 ओम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में। वैसे ये जो है फॉरवर्ड बायस्ड में 1 ओम, ये 99 ओम, 99 ओम, और भी जो है 10 वोल्ट है। अब देखिए करंट जो तीनों में कितना कितना आ रहा है, इसमें पहले 2 को देखते हैं। यहां पर कितना करंट आ रहा है सर्किट 2 के लिए, सर्किट 2 में पहले देखते हैं। सर्किट नंबर 2, इसमें करंट कितना होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंसेस, तो वोल्टेज है R1 प्लस R2 लिख लेते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे। 10 वोल्ट R1 प्लस R2, 1 प्लस 1 2, तो हो गया 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट वन V1, ये कितना होगा IR1, I है 5 और R1 है 1, 5 वोल्ट। V2 एग्जैक्टली सेम, IR2, I है 5 तो 5 वोल्ट हुआ। दोनों आइडेंटिकल है, तो ये जो भी वोल्टेज है इसको तो खर्चा करना है ना, आधा ही खर्चा करेगा, आधा ही खर्चा करेगा, तो 5 वोल्ट ही खर्चा कर देगा, 5 वोल्ट ही खर्चा कर देगा। तो इस केस में दोनों जो डायोड्स हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो एक आंसर ये है 2 कहाँ कहाँ है, 1 में है, 2 में है, 1 2 में है, तो 1 2 में से कोई एक आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं ये, तो इसको देखिए, इसमें यहाँ पर जो है ये भी दोनों आइडेंटिकल है और दोनों ही रिवर्स बायस है, दोनों हाई वोल्टेज प्रोड्यूस, हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया है, मतलब करंट बहुत कम आएगा। और वोल्टेज इसका जो है आधा खर्चा ये करेगा, आधा खर्चा ये करेगा। तो देख लीजिए इस केस में, इस केस में करंट कितना है, वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 99 10 बाय 99 टाइम्स 2। वोल्टेज 1 पहला पे कितना ड्रॉप है I है 10 बाय 99 टाइम्स 2 और R1 है 99, कितना आया 5 वोल्ट। वैसे V2 को देख लीजिए, करंट तो सेम जाएगा दोनों में क्योंकि सीरीज में है 99 और अगेन रेजिस्टेंस सेम है, तो इसको 5 वोल्ट होना ही है ना, दोनों तो एक जैसा ही है, तो 5 वोल्ट ये, 5 वोल्ट ये। तो इस केस में भी वो जो दोनों है डायोड्स, वो उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो 2 और 3 में वोल्टेज सेम है, 2 और 3 में वोल्टेज सेम है, वो आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2।
लेकिन इसमें क्या वोल्टेज होगा, यदि वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए सर्किट 1 में। ये सर्किट 1 है। सर्किट 1 में देखिए क्या होता है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम और 99 ओम, 1 ओम और 99 ओम, तो 10/100 तो 0.1 एम्पियर। वोल्टेज 1 कितना हुआ, IR1, आई तो करंट यहाँ पता है 0.1, R1 कितना है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, 1 ओम है, 1 ओम है, तो ये कितना आ गया टोटल 0.1 वोल्ट। और V2 IR2, करंट तो सेम है 0.1, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है 99, तो 99.9 वोल्ट, और ये दोनों मिला के 10 वोल्ट हो गए ना। 10 वोल्ट बैटरी है, उसको तो खर्चा करना पड़ेगा, तो इस केस में 0.1 वोल्ट ये खर्चा किया और 9.9 वोल्ट ये खर्चा किया, दोनों सेम खर्चा नहीं किया। यहाँ पर दोनों सेम खर्चा कर रहा था 5 वोल्ट, इस केस में भी 5 वोल्ट ए और 5 वोल्ट ए। तो यही 2 और 3 जो है जो सर्किट्स हैं उसमें दोनों डायोड्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो सेम है तो 5 वोल्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पास जितना भी वोल्ट है वो सब खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑप्शन आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में 21 to 30 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।